लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाउ वी फाउंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ समथिंग। ठीक है, हमें एग्जामिनर दो तीन चीज़ें देता है, दो चीज़ें दे सकता है। वो या तो डायरेक्टली मास देगा एटम्स का, ठीक है, एलिमेंट्स का, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन देखा जिसमें हमें मास दिया हुआ था कि 9.6 ग्राम इसका मास है, और इसका मास 4.6 है, इसका मास 2.8 है। हम क्या करते थे, हम उस मास को डिवाइड करते थे, किससे? हम मास को डिवाइड करते थे एलिमेंट के मास से, यानी एटॉमिक मास से। ठीक है, तो 4.6 डिवाइड बाई 23 किया। क्यों करते थे? क्योंकि हमें मोल्स निकालने होते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, तो मास हम एग्जामिनर ने दिया हुआ है, मोलिकुलर मास हम एलिमेंट का मास यूज करते हैं। ठीक है, तो हम उससे क्या मिल जाता है, हमें उससे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। जब हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन मोल्स का रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालते हैं कि हम जो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल होता है उसको बाकी सबसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0.2 छोटा था, तो हमने 0.2 को सबसे डिवाइड कर दिया, इससे भी और इससे भी। तो हमारे पास आंसर है 1, 1 और 3। तो हमारा फॉर्मूला जो बना वो बना NaNO3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट होता है। तो सिमिलरली और दूसरे तरीके से एग्जामिनर हमें देता है, वो परसेंटेज में दे देता है कि 85.7% कार्बन है, 14.3% हाइड्रोजन है। इसका मतलब यह है कि बेसिकली टोटल कंपाउंड में इतना परसेंट इसका है। जैसे अगर 100% हमेशा कंपाउंड का टोटल तो 100% होगा ना, तो 100% में तो 85.7% कार्बन है और 14.3% हाइड्रोजन है। तो इसमें भी आपने एग्जैक्ट सेम स्टेप्स फॉलो करना है कि आपने सबसे पहले मास से, और जो भी मासेस दिए हुए होंगे आपको, परसेंटेज दी हुई होगी, उनको आपको क्या करना होगा, डिवाइड बाय एलिमेंट का मास यानी एटॉमिक मास। उससे आपको मिलेंगे नंबर ऑफ मोल्स। उन नंबर ऑफ मोल्स का आप निकालोगे रेशियो, यानी सबसे छोटे वाले नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करोगे। आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, मूविंग ऑन, आज हम स्टार्ट करेंगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला से हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स की थी हमने। आज हम शुरू कर रहे हैं फाइंडिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीजें एग्जामिनर हमें देगा। ठीक है, एक्चुअली एक चीज देगा, वो देगा आपको मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या भला है भाई, पहले ये समझो। जैसे लेट्स से मेरे पास ये H2O है। ठीक है, इस H2O का मास क्या है कि दो हाइड्रोजन है, तो 2 टाइम्स 1 और प्लस 16, यानी और इसका इसका मास कितना है, 16। यानी सबका मास एक मॉलिक्यूल में, सारे एलिमेंट्स का अलग अलग मास अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बनता है। तो 18 ग्राम वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको मॉलिक्यूलर मास देगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जरा जल्दी से। व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि जल्दी से पहले आप लोग अपने साथ कैलकुलेटर रख लो। ठीक है, इट वुड हेल्प मी अलॉट, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है फौरन। जरा जल्दी से कैलकुलेटर ले आओ जब तक मैं इसे सेटअप कर दूं। ओके, लेट मी ओपन माय कैलकुलेटर एज वेल। चलो, लेट्स स्टार्ट। अब देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ऑक्टेन इज अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का एटम बना होता है, यानी जैसे CH4 हो गया, C4H8 हो गया। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इट कंसिस्ट ऑफ 84.2% कार्बन एंड 15.8% हाइड्रोजन। ठीक है, 84.2% कार्बन और 15.8% हाइड्रोजन। इवन द परसेंटेज है, हम इसे मास के तौर पे ही यूज करेंगे। ठीक है, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 114। ये बात इसने बड़ी काम की है। इसका मॉलिक्यूलर मास 114 है। ठीक है, एग्जामिनर हमेशा मॉलिक्यूलर मास देगा हमें, ये बात याद रखना। ठीक है, फाइंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला एंड देन मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब सबसे पहले तो हम निकालते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला के स्टेप्स आपको सबको पता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है 84.2% कार्बन है, तो हमने क्या किया, 84.2% अपॉन क्या करेंगे, कार्बन का जो मास है, कार्बन का मास होता है 12, तो डिवाइड बाय 12 कर दिया। 84 डिवाइडेड बाय 12 किया तो मेरे पास आंसर आता है, 84.2 डिवाइड बाय 12 किया, डिवाइड बाय 12 किया तो मेरे पास आंसर है 7.01 करके कुछ, 7.01। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन को किया। हाइड्रोजन है 15.8 और हाइड्रोजन का मास होता है 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन को उसके मास से डिवाइड किया तो हाइड्रोजन का आंसर 15.8 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने ये 7.01 और ये 15.8 क्या चीज़ है, ये नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, 7.01 नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास और 15.8 नंबर ऑफ मोल्स आ गए।
अब क्या करते थे, हम रेशियो निकालते थे, ठीक है। तो 7.01 को मैं डिवाइड कर दूंगा 7.01 से, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटे नंबर यहाँ पे ये है। देखो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें 7.01 में और 15.8 में, छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला है ना। तो रेशियो के लिए हमेशा सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड बाय 7.01 इसे किया, और इसको भी डिवाइड बाय 7.01 किया, समझ रहे हो। तो ये तो दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे, ठीक है। 15.8 क्या हो रहा है, 15.8 डिवाइडेड बाय 7.01, तो मेरे पास आ रहा आंसर आ रहा है 2.25। नाउ अब एक बात देखो, अब मेरे पास रेशो आ रहा है 1:2.25। मुझे बताओ क्या मेरा आंसर ये हो सकता है कि C1 है, ठीक है, और H 2.25, क्या मेरा ये आंसर हो सकता है? जल्दी से बताओ, चैट पे एक्टिव रहो सारे, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरा आंसर ये हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो हमारे पास जब हम ऊपर गए थे ना, हमने एक चीज पढ़ी थी, एक बहुत जो मैंने हाईलाइट भी की थी आई थिंक ऊपर, कि एम्पेरिकल फॉर्मूला, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो, ठीक है। आपको किसी भी तरह से होल नंबर करना है। अब देखो आप क्या करें भाई, यहाँ तो 2.25 आ रहा है। अब हम ना, यहाँ एक चीज होती है हिट एंड ट्रायल मेथड, आपको वो करना है, हिट एंड ट्रायल। बेसिकली क्या करना है आपने, आपने 1 और 2.25 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों होल नंबर हो जाए, 2.25 होल नंबर हो जाए। मुझे बताओ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4.5। एक सेकेंड, 2.25, 25 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 2 किया मैंने, हाँ 4.5 हो रहा है। क्या बताओ 4.5 मेरे पास आंसर है? ये तो पॉसिबल नहीं है, कुछ और देखते हैं। अभी भी देखो डेसिमल में आ रहा है, अनलेस आपके पास आंसर आ रहा है ऐसा 7.01 आ रहा था ना, तो मैं इसे ले सकता हूँ, इसे मैं 7 कर सकता हूँ, इसे 7 राउंड ऑफ कर सकता हूँ। या मेरे पास आंसर आ रहा है 7.99, तो मैं इसे 8 बना सकता हूँ। लेकिन इसके आगे पीछे कोई भी रेंज है तो मैं उसको राउंड ऑफ नहीं कर सकता डायरेक्टली, ठीक है। अगर मेरे पास आंसर आ रहा है 7.3, मैं इसको राउंड ऑफ टू 7 नहीं कर सकता, ठीक है। इट इज नेसेसरी कि मैं एक्चुअल में राउंड ऑफ करूँ, या तो 7.99 तक राउंड ऑफ करूँ, या बैकवर्ड्स अगर राउंड ऑफ तो मैं कर नहीं सकता, ठीक है। अब देखो ये तो नहीं चल रहा, आगे देखते हैं। अगर मैं 1 और 2.25 को मल्टीप्लाई बाय 3 करूं तो क्या हो जाएगा मेरा? ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो रहा है 6.75, 6.75। बताओ डज दिस वर्क फॉर मी? 3 और 6.75 यूज कर सकता हूँ मैं? वेरी गुड, ये भी यूज नहीं कर सकता, तो मतलब ये भी कट गया। इसके बाद एक और ट्राई करते हैं। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय 1:2.25 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 4 से, मल्टीप्लाई पे करता हूँ 4, तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 किया मैंने, तो ये 9 हो गया। अब मुझे बताओ क्या अब यूज कर सकता हूँ मैं? मेरे पास दोनों होल नंबर आ गया, मतलब अब मैं यूज कर सकता हूँ इसे, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके लिए अगर आपको थोड़े से बहुत टेबल्स याद होंगे ना, तो आपको पता है अगर मैं पॉइंट 25 को मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो होल नंबर बन जाएगा, वो 1 बन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़े से आपको नंबर टेबल्स भी याद होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो आप हिट एंड ट्रायल करो, ज्यादा आगे के नंबर्स ही होंगे, मैक्सिमम आपको 5 तक ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपने देखा कि भाई अब मेरे पास 4:9 बन रहा है, यानी मेरे पास C4H9 है फॉर्मूला। समझ आया फॉर्मूला कैसे बना सबको? ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज रेनबोज एंड सनशाइन, कभी कभी थोड़ी सी चीजें आगे पीछे दे सकता है एग्जामिनर आपको। अब देखो यहाँ होल नंबर नहीं आया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या निकाल लिया, अब हमने निकाल लिया एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकला हमारा? एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा निकला C4H9, ठीक है, ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला है। अब हम अपने मेन स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपने जरा अभी इन सबको छोड़ो, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, N=2 मोलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, ठीक है। अभी मैं सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा। देखो अब एग्जामिनर ने हमसे क्या क्या पूछा है, फाइंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, ये तो हमने कर लिया। एंड देन मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे देखो मोलिकुलर फॉर्मूला भी ढूंढना है हमें। एक सेकंड मुझे एक्स्ट्रा पेज ऐड करने दो। ठीक है। अब हमारे पास देखो C4H9 हमारे पास क्या आया, C4H9 हमारे पास आया है एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या, एम फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनर ने हमें एक चीज दी हुई है, वो दी हुई है MR, यानी मोलिकुलर मास दिया हुआ है।
मॉलिक्यूलर मास, वो क्या दिया उसने हमें, वो दिया है हमें 114, ठीक है, 114 दिया हुआ है, तो वो है हमारे पास 114। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है, कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। N इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास तो एग्जामिनर ने दिया हुआ है 114, ठीक है। मुझे बताओ एम्पेरिकल मास कौन सा है, जल्दी से बताओ एम्पेरिकल मास कौन सा है। एम्पेरिकल मास इसका निकालेंगे हम, यानी C4H9, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, तो इसका मास क्या होगा, 4 टाइम्स 12, कार्बन का 12 होता है, प्लस 9, ठीक है। 4 × 40, 44, 48, 48 प्लस 9 कितना होता है, 48 प्लस 9 होता है 57, ठीक है, ये हो गया 57, ठीक है, 57। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, आपको बार बार मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, उल्टा मत कर देना, एम्पेरिकल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मत कर देना, ठीक है। एम्पेरिकल मास डिवाइडेड बाय क्या किया, 57 किया मैंने, 114 डिवाइडेड बाय 57 किया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2, यानी मेरी n की जो वैल्यू है ना, n की जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। ना अब आपको क्या करना है, आपने क्या किया, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला था C4H9, ठीक है, C4H9, आपको इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, ठीक है, जो हमारी n की वैल्यू है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 4 जार कितना होता है, 2 4 जार 8 होता है, तो C8, और फिर 2 9 जार कितना होता है, 18 होता है। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना वो ये बना, C8H18, समझ गया। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हमने यहाँ कुछ वो किए हैं, देखो हमारे पास यहाँ पे स्टेप्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे हुए हैं मैंने, इसमें हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, सबसे पहले फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला निकाला, बहुत आसान है, बार बार कर लिया हमने। कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला मास, फार्मूला मास क्या था, जैसे अगर C4 या CH4 है, तो ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। तो कार्बन 12 है और हाइड्रोजन 4 है, तो हमारा एम्पेरिकल मास कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई, फिर आपने फॉर्मूला लगाया, यूज फॉर्मूला N इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स इन द एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय n, यानी जो ये n की वैल्यू निकाली थी ना, उससे मल्टीप्लाई करना है आपने इसको, ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एक काम करो, एक और क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट करो, खुद अटेम्प्ट करो, मैं भी साथ साथ अटेम्प्ट करूंगा, आपको 3 मिनट देता हूँ मैं, 29 हो रहे हैं, 32 तक खुद ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। चलो, चलो वहीं लेट्स चेक क्या है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है, ठीक है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं सबके मासेस लिख लेता हूँ, ठीक है, मास, कार्बन का मास मुझे कितना दिया, 40% कार्बन दिया है, ठीक है, 40% कार्बन दिया है, ठीक है। 6.7% हाइड्रोजन दिया है, ठीक है, परसेंट छोड़ दो, अभी कोई काम करनी है परसेंट। और 53.3 हमें ऑक्सीजन दी है, 53.3 हमें क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया। ना, मूविंग ऑन, हमें क्या निकालना है, हमें मोल्स निकालना है। तो मोल्स के लिए, मोल्स, ठीक है, हम क्या करते हैं, N इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास क्या दिया, 40 है, मॉलिक्यूलर मास क्या है कार्बन का, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास है 12, ठीक है। 40 डिवाइड बाई 12 में जरा चेक कर लूँ कितना आ रहा है, 40 डिवाइडेड बाई 12 किया, मेरे पास 3.3 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसके मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 3.3। ना मूविंग ऑन, हाइड्रोजन कितना है, 6.7 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 है, तो ये तो 6.7 ही रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 53.3 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 16 है, ठीक है। 53.3 डिवाइडेड बाय 16 किया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3.33, 3.33। इनके मोल्स कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है 3.33, दूसरे का आ रहा है 6.7, तीसरे का आ रहा है 3.33। अब हम क्या करते हैं, अब हम रेशो निकालते हैं, ये हमारे पास मोल्स हैं, ठीक है, मोल्स, फाइनल स्टेप क्या है, रेशो निकालना है, ठीक है।
तो रेशियो के लिए मैंने सब कुछ, मुझे बताओ कि इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3.33, 3.33 और 6.7। तो ऑब्वियसली 3.33 छोटा है, ठीक है, 6.7 बड़ा वाला नंबर है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिंपली सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर दिया। 3.33, 3.33 और 3.33। ये तो मेरे पास, अब रेशियो निकालता हूँ मैं। तो रेशियो मेरे पास आ रहा है, ये 1 हो गया, ठीक है। 6.7 डिवाइड बाई 3.3 कितना होना चाहिए? आई थिंक 2 होना चाहिए। 6.7 डिवाइड बाई 3.33। ठीक है, 2 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है? CH2O मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, दिस इज माई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नाउ। नाउ मूविंग ऑन, ये मेरे पास क्या बन गया? आंसर आ गया CH2O। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। ओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के हमारे पास क्या स्टेप है? सबसे पहले हमें MR दिया हुआ होगा, ठीक है। हमें एम्पेरिकल फार्मूला का मास निकालना होगा और एन की वैल्यू ढूंढनी होगी, ठीक है। तो N इज इक्वल्स टू MR अपॉन एम्पेरिकल मास, ठीक है। अब MR तो उन्होंने मुझे दिया हुआ 180, क्वेश्चन में दिया हुआ 180, ठीक है। तो 180 डिवाइडेड बाय CH2O का अगर मैं मास निकालूं तो कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 टाइम्स 2 2 है, ठीक है, प्लस 16। ठीक है, तो ये देखो कितना आ रहा है, 12 + 16 + 2 यानी 30 आ रहा है, ठीक है, 30 आ रहा है। इसे कर लो आप 30, ठीक है, आंसर करो। 0 0 कैंसिल, 3 1 जार, 3 6 जार, तो 6 मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब क्या किया, ये क्या है, 6 क्या है, 6n की वैल्यू है, ठीक है, 6n की वैल्यू है। मैंने क्या करना है, इस n को मल्टीप्लाई करना है पूरे एम्पेरिकल फॉर्मूला से, ठीक है। तो CH2O से मल्टीप्लाई करना है मैंने n को, ठीक है। n की वैल्यू क्या थी? n की वैल्यू थी 6, ठीक है। तो कार्बन, 6 कार्बन है मेरे पास, C6H12, 6 2 जार कितना हुआ? 12 हो गया, ठीक है। और फिर 6, ये ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई भी हुआ तो यहाँ भी आ गया, ठीक है। और O6, ये देखो, ये मेरे पास आ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है। देख रहे हो? अब देखो, अगर मैं, ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल गया आसानी से। अगर मैं इसका भी मॉलिक्यूलर रेशियो निकालूं ना, यानी अगर मैं रेशियो करूं, तो देखो 6 1 जार, 6 2 जार, तो देखो एग्जैक्टली वो वही इंपेरिकल फॉर्मूला बन रहा है जो यहाँ बन रहा था, ठीक है। मैंने मोल्स का रेशियो अगर निकाला, ये सिर्फ बताने के लिए था, लेकिन इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर बन रहा है C6H12O6, जो कि सबने सही निकाला। जरमीन, माहीन, वेरी गुड, ठीक है। हफ्सा, आयजा, तुम सबको समझ आया? मुलाहिम, तुम्हें समझ आ रहा है? सुमैया, ठीक है। हुजैफा, शहीर, तुम लोग को समझ आ रहा है? ओके, चलो, नाउ मूविंग ऑन, हम एक कॉन्सेप्ट जरा जल्दी से देखेंगे। देखो, अभी जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, बैलेंसिंग इक्वेशंस का, ये वाला कॉन्सेप्ट ना मैं आगे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी हमारे पास मोल्स में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें इक्वेशन बैलेंस देखनी होगी, तो इसलिए मैं जरा जल्दी जल्दी सिखा रहा हूँ इससे, ठीक है। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन का क्या मतलब है? बेसिकली, अगर मेरे पास कोई दो कंपाउंड्स हैं, लेट्स से मेरे पास हाइड्रोजन इस तरफ है इक्वेशन का, और इस तरफ भी है, तो आई नीड टू मेक श्योर कि अगर यहाँ दो हाइड्रोजन है तो यहाँ भी दो हाइड्रोजन हो, ठीक है ना। इसके लिए भी कोई देयर इज नो एक्चुअल मेथड ऑफ डूइंग इट, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि पहले मेटल्स को करो, नॉन मेटल्स को करो। ऑनेस्टली, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, एंड आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है, ठीक है। देयर इज नो एक्चुअल सच, यू नो, एक्चुअल मेथड के क्या करना चाहिए पहले, क्या नहीं करना चाहिए। देयर आर लाइक सम ट्रिक्स ऑन द इंटरनेट कि आप A + B कर लो, वो सब कर लो, लेकिन टाइम बहुत ज़ाया होता है। और हमारे ओ लेवल्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ऑनेस्टली दे आर सो इजी कि आपको, यू डोंट नीड लाइक वेरी हैवी कैलकुलेशंस फॉर इट। देखो, अब मेरे पास देखो, मेरे पास ना जो वाटर बनता है, वाटर कैसे बनता है? मेरे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाउ दीज आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब ये एग्जिस्ट ही इस स्टेट में करते हैं, यानी H2 और O2 के स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास जिनका आंसर आ रहा है वो बन रहा है H2O। अब मुझे बताओ, क्या ये सब बैलेंस है? मेरे पास हाइड्रोजन दो इस तरफ है और दो इस तरफ है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ एक है, ठीक है। अब क्या करें भाई? आई डोंट नो, कुछ करना पड़ेगा ऐसा कि दोनों तरफ
हाइड्रोजन भी सेम हो जाए और ऑक्सीजन भी सेम हो जाए, ठीक है। दिस इज नोन एज बैलेंसिंग इक्वेशन, ठीक है। इसके लिए भी आपके हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मेरे पास दो हाइड्रोजन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन रेड कलर के हैं और दो ऑक्सीजन पर्पल कलर के हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास जब कंपाउंड बना, तो कंपाउंड ये बना मेरे पास, यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का एक अभी भी कम है। अब मैं क्या करूं, मैं मुझे कुछ ऐसा करना है कि भाई यहाँ दोनों तरफ, यहाँ भी सेम हो जाए बॉल्स, यहाँ भी सेम हो जाए बॉल्स। अब क्या करें हम, ये अच्छा बॉल सिर्फ समझाने के लिए, एक्चुअल में आपको कभी ड्रॉ नहीं करनी होगी, कभी भी ड्रॉ नहीं करनी होगी, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, और यहाँ पे अब देखो, अगर मैं लेट्स सी कुछ करता हूँ, कुछ ऐसा करूँ कि मेरे पास दोनों तरफ सेम हो जाए, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ। अगर मैंने यहाँ टू लगा दिया, तो मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए, चार हो गए, और ऑक्सीजन दो हो गए, और मैंने यहाँ भी टू लगा दिया, तो मतलब यहाँ चार हाइड्रोजन हो गए, यहाँ चार हाइड्रोजन हो गए। अब ये जो टू है ना, बेसिकली टू हमेशा कोफिशिएंट में लगेगा। एक बात आप एक बात याद रखो, हमेशा हमेशा जो भी आप नंबर लगाओगे वो कोफिशिएंट में लगता है, ठीक है, यानी वो कंपाउंड से पहले लगता है। आप कभी भी इस वाले नंबर को यू कैन नेवर चेंज, ये वाला जो नंबर है ना, यू कैन नेवर चेंज, नेवर एवर, ठीक है। ये वाला नंबर यू कैन नेवर चेंज, दिस नंबर यू कैन नेवर चेंज, आप इन नंबर को छू भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप कोई कोफिशिएंट लगाते हो उस नंबर से पहले, सपोज मैंने यहाँ टू लगा दिया, इसका मतलब बताऊं क्या है, कि मेरे पास टू मल्टीप्लाई बाय टू किया तो मेरे पास फोर ऑक्सीजन है, ठीक है, फोर ऑक्सीजन है, ठीक है, समझ आ रही है। अगर मैंने सपोज यहाँ टू लगाया, तो मतलब ये टू इससे मल्टीप्लाई होगा, तो टू टू जार फोर हाइड्रोजन है मेरे पास, और टू ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो दो ऑक्सीजन है मेरे पास। समझ आ रही है वाली बात। कोफिशिएंट में जो भी नंबर लगेगा, वो आगे के जो छोटे वाले नंबर होगा, इससे जरूर, इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ टू लगाया, ठीक है, टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर हो गया, तो मेरे पास हाइड्रोजन चार होगा इस तरफ, ऑक्सीजन दो ही है। और जब मैंने यहाँ भी टू लगा दिया, इस तरफ भी टू लगा दिया, तो क्या हुआ, मेरे पास टू टू सर फोर हाइड्रोजन हो गए, यानी फोर हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन भी दो हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन भी दो हो गए मेरे पास, ठीक है। अब देखो, अब बैलेंस है ये, दोनों तरफ बॉल्स देखो, यहाँ चार बॉल्स हैं, यहाँ भी चार हाइड्रोजन की बॉल्स हैं, यहाँ दो हाइड्रोजन की बॉल्स हैं, यहाँ भी दो हाइड्रोजन की बॉल्स हैं, ठीक है। ये बॉल सिर्फ समझाने के लिए, आपको कभी भी बनानी नहीं होंगी, ठीक है। मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन देखना जरा जल्दी से। हमारे पास है Mg+O2 बना रहा है हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि MgO के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अगर मुझे देखें हम यहाँ पे, तो हमारे पास एक टेबल बनाते हैं, Mg और ऑक्सीजन। अच्छा, नाउ वन मोर थिंग यू नीड टू नो इज कि इस साइड को कहते हैं रिएक्टेंट साइड, ठीक है, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, यानी कौन सी चीजें रिएक्ट हो रही हैं आपस में। इक्वेशन में एरो के इस साइड पे जो चीजें होती हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। और फिर जो एरो के बाद जो बनता है वो कहलाता है प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और यहाँ लिख दिया मैंने प्रोडक्ट, ठीक है। आप कोई सा भी मेथड करो, ऑनेस्टली देयर इज नो नीड, जैसा आप करना चाहो। अब देखो रिएक्टेंट साइड पे मेरे पास मैग्नीशियम कितने हैं, मैग्नीशियम मेरे पास वन है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम कितना है, प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम वन है, ठीक है। मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे दो हैं, लेकिन वहां कितने हैं, वहां वन है, और ऑक्सीजन वहां वन है। अब क्या करूं मैं ऐसा कि मेरे पास ये दोनों नंबर सेम हो जाए। मुझे बताओ, अगर मैं इसके पीछे लगा दूं टू, Mg के पीछे टू लगा दूं, तो क्या हुआ मेरे पास, मैग्नीशियम दो हो गए, ठीक है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम दो हो गए, ठीक है, और ऑक्सीजन भी दो हो गए, ऑक्सीजन भी दो हो गए, ठीक है। अब देखो मेरे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इस तरफ भी ऑक्सीजन बैलेंस है, इस तरफ भी ऑक्सीजन बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड पे लेकिन अभी मैग्नीशियम एक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उठा के इधर भी टू लगा दिया, तो यहाँ भी मेरे पास ये टू हो गया, ठीक है, ये भी टू हो गया। अब देखो अब सब बैलेंस है, दो मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम इधर भी और दो मैग्नीशियम इधर भी, तो मेरे पास दोनों तरफ मैग्नीशियम सेम हो गया। दो ऑक्सीजन इधर यानी O2 इधर भी, और दो ऑक्सीजन इधर, इधर भी, तो मतलब मेरे पास दोनों सेम हो गए। दिस इज बैलेंसिंग इक्वेशंस, ठीक है, समझ आ रही है। देखो अब इसका मतलब बताऊं क्या है, अगर मैं MgO के पीछे टू लगा दिया, मतलब
लेट से मेरे पास ये MgO का एक कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज वन कंपाउंड। दो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब कि ऐसे दो कंपाउंड है, MgO के दो कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये वाला नंबर चेंज किया, सपोज मेरे पास कोई नंबर था CaCl2 नहीं, NaCl नहीं, ठीक है, ये ले लो, Na2O ले लो। इसका मतलब है Na2O, यानी मेरे पास दो नाइट्रोजन है इस चीज में। जब हम ऐसे पढ़ते हैं Na2O, इसका मतलब मेरे पास एक कंपाउंड में Na प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर मैं इस नंबर को चेंज करूंगा ना, इस नंबर को 3 कर दिया अगर सपोज, तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर एक और Na ऐड हो गया। नहीं, यहाँ 2 लगाने का मतलब है कि पूरा कंपाउंड, एक और कंपाउंड आ गया, देयर इज वन मोर कंपाउंड हियर, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो कंपाउंड्स बन रहे हैं। एंड यू नो वन मोर थिंग, एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, क्योंकि अभी हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे हैं, ये वाला जो नंबर होता है ना, दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ मोल्स, इक्वेशन में कौन सा नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। ना मूविंग ऑन, मुझे जरा जल्दी से ये वाली इक्वेशन बैलेंस करके दिखाओ। N2 + H2 NH3 बना रहा है, ठीक है, अमोनिया कहते हैं सर। मुझे बताओ क्या होगा ये। एक्चुअली ये दोनों करो, मैं जरा एक सेकंड में आ रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये कंपाउंड बन रहा है। मैंने क्या किया, अगर सबसे पहले मैं इधर लगा देता हूँ, देखो अब यहाँ N2 है और यहाँ H2 है, यहाँ पे एक कंपाउंड ज्यादा है ना, तो हमेशा पहले कोशिश करूंगा कि मैं प्रोडक्ट साइड पे लगा के चेक करता हूँ, ठीक है। दिस इज हिट एंड ट्रायल, तो आप आपको इरेज करना पड़ जा हो सकता है। तो मैंने यहाँ लगा दिया 2। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास दो नाइट्रोजन हो गए, यहाँ भी दो नाइट्रोजन हो गए, ये नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, ठीक है। मैं टेबल बनाता रहा हूँ साथ साथ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन मेरे पास दो हैं, प्रोडक्ट पे नाइट्रोजन एक है, ठीक है। और हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ दो हैं, और यहाँ पे मेरे पास तीन है, ठीक है। अगर मैंने 2 लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास नाइट्रोजन भी दोनों हो, दो तरफ, दोनों तरफ दो दो हो गए। देखो यहाँ भी दो हो रहे हैं, यानी 2 × N, तो ये 2N हो गया, ठीक है। N2 N2 दोनों बराबर हो गए, ठीक है। लेकिन मसला क्या आ रहा है, अब 2 3 क्या हो गया, 6 हो गया। मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है हमेशा, ठीक है। तो मतलब मेरे पास हाइड्रोजन 6 है, टोटल 6 हाइड्रोजन है मेरे पास, ठीक है। यहाँ सिर्फ दो हाइड्रोजन है, अब क्या करूँ भाई, प्रोडक्ट साइड में मेरे पास हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गए, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ मैं 3 लगा दूँ, तो 3 × 2 कितना हो जाता है, 3 × 2 6 हो जाता है। तो मतलब यहाँ भी मेरे पास 6 हो गए, ठीक है। देखो बैलेंस हो गया, हर तरफ यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, यहाँ दो नाइट्रोजन है, यहाँ तीन हाइड्रोजन है, यहाँ दो नाइट्रोजन है, यहाँ दो नाइट्रोजन है, यहाँ 3 × 2 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ 2 × 3 6 हाइड्रोजन है। सब कुछ बैलेंस आउट हो गया भाई। नाउ मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास, ओके, दिस इज नोन एज कंबशन रिएक्शन। होता क्या है, कार्बन कंपाउंड से जब आप जलाते हो ना, तो आप बेसिकली उनको ऑक्सीजन देते हो। ऑक्सीजन के जब आप ऑक्सीजन देते हो, तो इन प्रोडक्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। ये अटेम्प्ट करते हैं। हमारे पास दो हाइड्रोजन है, मैं दोबारा बना लेता हूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टेबल, ठीक है। मेरे पास कितने हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर मैं देखूं, मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तीन है। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 आ रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन मेरे पास 8 आ रहे हैं, ओके। हाइड्रोजन दो हैं, सॉरी, यानी प्रोडक्ट साइड पे एच, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन दो हैं। अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करूँ, देखो, और यहाँ पे 8 है, ठीक है। मैं अगर इन 8 को, बताओ हाइड्रोजन को 8 कैसे बना सकता हूँ, हाइड्रोजन को 8 बना सकता हूँ 4 लगा के, 4 × 2 = 8 होता है, ठीक है। तो और मैंने इसे कर दिया 4, अब मैं सॉरी, इसे मैंने कर दिया 8, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, ये तो 8 हो गए, यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ अभी। 4 इधर है, ठीक है। अच्छा अब देखो, मैंने हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, पहले मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ मैं ये से भी बैलेंस कर दूँ, कार्बन भी बैलेंस कर दूँ। कार्बन मेरे पास कितना है, कार्बन मेरे पास यहाँ 3 है और यहाँ एक है। मैं अगर इसको भी 3 कर दूँ डायरेक्टली, ठीक है, तो 3 कार्बन हो गए, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्बन थे, प्रोडक्ट पे एक कार्बन था, मैंने इसे काट के 3 बना दिया, ठीक है। अब मेरे पास देखो ऑक्सीजन कितने बचे, ऑक्सीजन मेरे पास बच रहे हैं यहाँ पे, पहले प्रोडक्ट साइड पे देखो, 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन, 4 टाइम्स, और ये 4, 6 + 4 हो रहा है, यानी मेरे पास 10 ऑक्सीजन है अभी प्रोडक्ट साइड पे। ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, 10 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, दो ऑक्सीजन इधर है, बस दो के ही है। मुझे बताओ मैं इसे कैसे 10 बना सकता हूँ, 5 लगा दूँ, 5 × 2 = 10 होगा ना।
5 × 2, तो कितना आ गया मेरे पास? आंसर हो गया 10। देखो कंपाउंड बैलेंस हो गया मेरा। समझ आ रही है? अब अगर मैं चेक करूं मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन चेक करते हैं। 4 2 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है। चलो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। कार्बन को देखते हैं। ठीक है, कार्बन मेरे पास 3 कार्बन हैं। ठीक है, और अगर मैं इधर भी कार्बन बैलेंस करूँ तो 3 कार्बन इधर भी होगा, यानी कार्बन भी बैलेंस हो गए। रह गया ऑक्सीजन। मेरे पास प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन मेरे पास 10 है, और प्रोडक्ट यहाँ पे कितने? 3 2 6 और +4, तो ये कितना हो गया? 10, ये भी हो गया। अच्छा, अब आपके पास जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन है ना, तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हो कि फर्स्ट फर्स्ट बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन, ठीक है, देन बैलेंस आपका कार्बन, ठीक है, फाइनली आपने क्या बैलेंस करना है? आपने ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ठीक है, ये जब आपके पास कंबशन रिएक्शन है तब आप ये फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहा हो जिस कंपाउंड के अंदर। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्टडी है। ठीक है, और आगे जाके अमोनिया की भी स्टडी है थोड़ी सी, लेकिन ज्यादातर कंपाउंड जो है आपके वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। ठीक है, ऑर्गेनिक इज अबाउट कार्बन एंड ऑक्सीजन वगैरह। ठीक है ना, मूविंग ऑन। हमने यहाँ तक तो सीख लिया कि इक्वेशन बैलेंस कैसे करनी है। ठीक है, अब हमें क्या सीखना है? अब हमें सीखना है कैलकुलेशंस फ्रॉम इक्वेशंस। ठीक है, इसमें क्या है? क्वेश्चन पूछता है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। ना आपको नाम याद नहीं करना, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि देखो CaO कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपका लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन। ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात देखो, बड़े मजे की। आपने क्या कर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम बैलेंसिंग इक्वेशंस कर रहे थे, तो उसमें जो ये वाला नंबर था ना, ये क्या था? ये आपका बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स है। मतलब यहाँ पे 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ 4 लिखा है, मतलब यहाँ मेरे पास 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है ओ वाटर है। ठीक है, समझ आ रही है? ये जो नंबर है, कोफिशिएंट नंबर जो होता है, वो आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें, मेरे पास सबसे पहले देखो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? मुझे जल्दी से बताओ, ये वाली इक्वेशन बैलेंस्ड है? मुझे यस और नो में आंसर दो जल्दी से चैट पे। बाकियों का क्या कहना है? मुलाहिम, जरमीन, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है ये वाली? ठीक है, लेट्स चेक। देखो मेरे पास यहाँ एक कैल्शियम है, यहाँ भी एक कैल्शियम है, यानी कैल्शियम बैलेंस्ड है। मेरे पास यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यानी ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ यहाँ 2 और यहाँ एक, 1 और 2, तो ये भी 3 है, तो सब कुछ बैलेंस्ड है। मतलब क्या है? अगर किसी नंबर से पहले कुछ भी ना लिखा हो, तो मतलब उसके पीछे एक 1 लिखा होता है हमेशा। ठीक है, 1, यानी मेरे पास यहाँ 1 कैल्शियम कार्बोनेट का मोल, 1 कैल्शियम ऑक्साइड का, 1 कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो हमारे पास ना जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये आते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बार कुछ टिप्स देता हूँ। सबसे पहले देखो, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बोला है इसने। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बोला है, और CaCO3 बोला है। इसके अलावा उसने कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र किया है? नहीं किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नन ऑफ आवर बिजनेस, वी आर गोना लीव इट। ठीक है, हम अब जितनी भी इक्वेशंस करेंगे, उसको उसमें मतलब इस इक्वेशन का अगर हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से कोई काम नहीं है। ठीक है, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड राइट नाउ। हम किसके बारे में ख्याल रखते हैं? हमें इन दोनों का रेशियो देखना है कि भाई एक। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन ना बताऊं कैसे पढ़ना है। आपको इक्वेशन को हमेशा इन टर्म्स ऑफ मोल पढ़ना है। ठीक है, मतलब एक कैल्शियम कार्बोनेट के मोल से एक कैल्शियम ऑक्साइड का मोल बन रहा है। ठीक है, और एक कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मेक्स, ये मेक्स का साइन है। ठीक है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मेक्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। नाउ अगर मेरे पास ये वाली इक्वेशन देखूं मैं वाटर की, अभी हमने वाटर को बैलेंस किया था ना, तो हमने क्या सीखा कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मेक्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन।
हमने यहाँ क्या पढ़ा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस CaCO3 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब मुझे बताओ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या होगा। ये तो आपको आपने सीखा जल्दी से, मैं आपको बता दूं कैल्शियम का मास 40 है, कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास 16 है। मैं जरा जल्दी से बताओ इसका मास क्या होगा। जल्दी जल्दी गाइस। हमने एक चीज पढ़ी थी जब हमने सबसे पहली स्टोकियोमेट्री क्लास ली थी, उसमें हमने एक बात सीखी थी, वो क्या थी कि भाई मैं आपको दिखा देता हूँ वो बात, बड़ी जरूरी बात है क्योंकि वो, और वो बात आपने रट्टा मार लेनी है। वो बात ये थी कि एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल। यानी अगर 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूल का है तो उसका जो टोटल मास है, यानी उस मॉलिक्यूल का जो मास है वो 1 मोल के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, देखो कैल्शियम है मेरे पास 40, कैल्शियम है मेरे पास 40, ये है मेरे पास कार्बन है 12, ऑक्सीजन मेरे पास 16 है, तो 3 टाइम्स 16 कर दो, ठीक है। 40 + 12 हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ रहा है, कितने ग्राम्स आ रहा है, 100 ग्राम्स आ रहा है, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड कितने ग्राम्स आ रहा है, यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हैवी है, 100 ग्राम्स है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम 40 है, ये 16 है, 40 + 16 56 होता है, ठीक है। तो ये 56 ग्राम्स है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, आपने एक चीज करनी है, आपने बेसिकली रिलेट करना सीखो। देखो हमारे पास क्या बात है, हम सबसे पहले हमने क्या सीखा, सीखा क्या, पहले ये पढ़ो। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से ना, इससे इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, सिर्फ हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन समझना है, ठीक है। 1 मोल से इतना बन रहा है और ये सिमिलरली गोज ऑन, ठीक है। तो अगर हम देखें हमारे पास, हम लिखते गिवन और उसका, हमने एक चीज बनाई, टेबल बनाई, गिवन और रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड। अगर मैं मोल्स में देखूं तो बताओ 1 मोल ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और कैल्शियम ऑक्साइड, अभी हमें इसकी बात करनी है, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना था, 100 ग्राम्स था। 100 ग्राम्स से मुझे बताओ कितना कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है ना। यानी इसका 1 मोल जनरेट हो रहा है, इसका भी 1 मोल जनरेट हो रहा है, इसके 1 मोल का मास ये है और इसके 1 मोल का मास ये है ना, समझ आ रही है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है ना, समझ आ रही है। तो क्या हुआ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंपली बता दो कि 25 ग्राम से कितना बन जाएगा। अगर मेरे पास 100 ग्राम से 56 ग्राम बन रहा है, तो अगर मेरे पास 25 ग्राम्स होगा तो बताओ कितना बनेगा। मुझे नहीं पता भाई कितना बनेगा, एक्स कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या किया, 25 × 56 अपॉन 100 किया, इक्वल्स टू मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लो भाई। 25 × 56, 1400 को डिवाइड 100 करूंगा 14 आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ रहा है 14, ठीक है। मतलब कि जब मैं 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा ना, वेयर डिड 25 कम फ्रॉम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता था 100 ग्राम से 56 ग्राम्स बन रहा है, ठीक है। 25 ग्राम से कितना बनेगा, आई डोंट नो भाई। सिंपली हमने एक्स के लिए सॉल्व किया, 25 को 56 से सॉल्व किया, एक्स को 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25 × 56 = 100 ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इसका आंसर आ रहा है 1400, ठीक है। इस पूरी का डिवाइड बाय जब 100 करूंगा तो इसका आंसर आएगा 14। मतलब क्या है इस बात का, कि जब मेरे पास 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे पास 14 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, समझ आई।
हमने यहाँ स्टेप्स लिख दिए मैंने सारे के, सॉल्व कैसे करना है। कन्वर्ट द मोल्स टू मास यूजिंग यूजिंग मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सेट अप द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सॉल्व फॉर अननोन मास, ठीक है। ना अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करो। व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। Now, this is iron oxide Fe2O3 and this is iron. Fe is iron, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है। देखो मेरे पास यहाँ दो आयरन है और यहाँ भी दो आयरन है, मतलब आयरन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक करते हैं। मेरे पास यहाँ तीन ऑक्सीजन है और यहाँ भी तीन ऑक्सीजन है, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट में 3 है। तो 3 + 3 होता है 6। यहाँ पे देखो 3 2 6 हो गया, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है। कार्बन यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब इक्वेशन तो मेरी बैलेंस्ड है, ठीक है। करेंगे क्या हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरप्रेट इन टर्म्स ऑफ मोल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड। यानी अब हमें रिलेशन किस चीज का है, इसका और इसका, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। व्हाट टू आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है जरमीन। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, सपोज यहाँ 2 नहीं होता, यहाँ 2 नहीं होता, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा कि मेरी इक्वेशन बैलेंस है नहीं है। अगर मेरी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो अपनी तरफ से बैलेंस करूंगा। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस है ना, तो फिर आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। यू नीड टू मेक श्योर योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ अब हमें किसके बारे में देखना है, हमें देखना है Fe2O3 और Fe के दरमियान रिलेशन देखना है। वी डू नॉट गिव अ डैम अबाउट दिस नॉट अबाउट दिस, वी डू नॉट केयर अबाउट दीज, ये हमारे काम का ही नहीं है। हमें सिर्फ आयरन ऑक्साइड और आयरन के बीच में रिलेशन देखना है, ठीक है। अगर मुझे, मैं इन टर्म्स ऑफ मोल पढ़ूं, मुझे बताओ कितने मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड से कितने मोल्स ऑफ आयरन बन रहा है, जरा जल्दी से बताओ चैट पे। सुमैया, शहीद, मुलाहिम, हफ्सा, तुम लोग बताओ। जरमीन तुम भी बताओ कि कितने मोल्स आयरन ऑक्साइड से कितने मोल्स आयरन बन रहा है। गाइस जल्दी जल्दी, गायब नहीं हो। शहीद, मुलाहिम, हफ्सा, सुमैया। चलो देखो, मेरे पास यहाँ 1 है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है। 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड से मेरे पास 2 मोल्स ऑफ आयरन बन रहा है, ठीक है, समझ आ रही है। 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड से मेरे पास 2 मोल्स ऑफ Fe बन रहा है, ठीक है। जो आपसे पहले वाला नंबर होता है वो देखा जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ 1 होगा, ठीक है। नहीं, मैंने वेट नहीं पूछा डायरेक्टली, बस ऐसे ही पूछा कि मोल्स बताओ, मोल टू मोल बताओ। वेट आई होप तुम्हारा सही हो, लेकिन अभी बस ऐसे ही मोल टू मोल पूछा था मैंने, ठीक है। अब आप मुझे इन टर्म्स ऑफ बताओ ग्राम्स, कि कितने ग्राम से कितना ग्राम बन रहा है। अच्छा, आयरन का मास 56 होता है, मैं बैंड में बताना भूल गया। आयरन का मास ना 56 होता है, ठीक है। अगर मैं देखूं मेरे पास 56 × 2 प्लस ऑक्सीजन का मास है 16, 16 × 3 कितना हो रहा है, जरा चेक करो। तुम लोग को 26 ग्राम कहाँ से मिल रहा है। 56 × 2, ठीक है, प्लस 16 × 3 किया तो 160 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड से मेरे पास कितने ग्राम आयरन बन रहा है। 2 मोल्स ऑफ आयरन बन रहा है ना। तो 56 × 2 कितना होता है, 56 × 2 1112 ग्राम बन रहा है, ठीक है। 1112 ग्राम बन रहा है। ये 160 था ना। 56 × 2 प्लस 16 × 3, हाँ 160 बन रहा है। अब अगर मैं इक्वेशन सेटअप करूँ अपनी, इक्वेशन सेटअप कैसे करूंगा, क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड। अभी हमने क्या सीखा कि भाई 160 ग्राम ऑफ जब आयरन ऑक्साइड हमारे पास होगा, तो 112 ग्राम्स
आयरन बनेगा। ठीक है, मुझे बताओ कि अगर मेरे पास आयरन ऑक्साइड सिर्फ 16 ग्राम होगा, जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है 16 ग्राम होगा, तो कितने ग्राम मेरे पास Fe बनेगा? आई डोंट नो, सॉल्व कर लेते हैं भाई। सिंपली क्या हुआ, 16 मल्टीप्लाई बाय 112 इज इक्वल्स टू 160 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 112 अपॉन 160 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइडेड बाय 160, 16 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइडेड बाय 160 या 160, 11.2, 11.2 ग्राम्स। मतलब क्या हुआ कि जब मेरे पास 16 ग्राम्स ऑफ आयरन ऑक्साइड है ऑफ Fe2O3 मेक्स 11.2 ग्राम्स ऑफ आयरन Fe। समझ आई? समझ आ रही है? ठीक है, आई नो दिस माइट, इट माइट गेट कंफ्यूजिंग अ लिटिल बिट, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? शुडन बी, नहीं 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 जमीन, मोल से डिवाइड नहीं करना आपने, आपको बेसिकली समझना है कि भाई इतने मोल से 1 मोल से 2 मोल बन रहा है। तो अगर मेरे पास इस 1 मोल का मास जो भी है, अगर इस 1 मोल का मास सपोज मेरे पास 50 है, और तो यानी 50 मास से मेरे पास 25 मास बन रहा है, सपोज समझने के लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये 25 इस इन 2 मोल्स का मास है, हमें 1 मोल का मास नहीं निकालना, हमें टोटल मास निकालना है। क्योंकि हमें पता है 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, ये बात तो सपोज्ड है, मतलब ये बात पता है हर किसी को। ठीक है, तो इंस्टेड हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे, हमें पता है कि 2 मोल्स ही बनेंगे। ठीक है, हम 1 मोल पे से नहीं लाएंगे। बस आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है कि जब हमारे पास 16 ग्राम्स होगा तो मेरे पास 11.2 ग्राम्स बनेगा। 160 से 112 बन रहा था, तो 16 से 112 बन रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन है, ये भी, ये आप लोग खुद अटेम्प्ट करो। ठीक है, मैं जरा चीज बता देता हूँ। व्हाट मास ऑफ कॉपर इज प्रोड्यूस फ्रॉम 40 ग्राम ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड? ठीक है, देखो हमारे पास, मैं आपको सबके मासेस दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, वो आप ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, Cu है आपके पास 64, आपके पास कार्बन है 12, और आपके पास ऑक्सीजन है 16। ठीक है, ये इन सबके मासेस हैं। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मैं आपको समझा देता हूँ बस जल्दी जल्दी कि भाई, पहले तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अच्छा, वैसे अगर आपको एग्जामिनर कभी इक्वेशन खुद लिख के देगा ना, और अनलेस उससे पहले डैश ना डाला हुआ हो, तो आप समझ जाओ कि इक्वेशन बैलेंस्ड है। एग्जामिनर आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन नहीं देता। ठीक है, लेकिन अगर वो अनबैलेंस देगा तो बताऊँ कैसे लिखी होगी? वो लिखी होगी CuO और यहाँ एक डैश बना होगा, आपको फिर उसमें नंबर डालने होंगे। अनलेस डैश नहीं बना हुआ तो समझो इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, देखो दो कॉपर इधर है, दो कॉपर इधर है, कॉपर बैलेंस है। यहाँ एक ऑक्सीजन है, और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है। मेरे पास कार्बन यहाँ एक है, यहाँ भी एक है। ठीक है भाई, इक्वेशन बैलेंस है मेरी। आगे बढ़ो। नाउ, व्हाट मास ऑफ कॉपर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 40 ग्राम ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड? चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम मोल टू मोल इंटरप्रेट करेंगे। सबसे पहले हमें देखना क्या है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉपर कितना प्रोड्यूस हो रहा है कॉपर टू ऑक्साइड से, यानी इसका और इसका रेशियो है बस। बाकी वी डू नॉट गिव अ डैम अबाउट दिस और दिस, ये हमारे काम का नहीं है। हमें सिर्फ इन दोनों को इंटरप्रेट करना है। यानी सिंपल बात है कि 2 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड से 2 मोल्स ऑफ कॉपर बन रहा है। ठीक है, 2 मोल ऑफ CuO makes 2 moles of Cu। ठीक है, अब देखो सिंपली क्या करना है, 40 ग्राम कॉपर टू ऑक्साइड दिया ना, सबसे पहले हम इसका वो निकाल लेते हैं, मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। कॉपर है 64, ऑक्सीजन है 16, तो 64 + 6 हो गया 70, और ये 80 हो गया। 80 टाइम्स 2 तो 160। ठीक है, सेटअप करते हैं, गिवन और रिक्वायर्ड। ठीक है, मेरे पास गिवन कॉपर ऑक्साइड कितना है, कॉपर ऑक्साइड मेरे पास है
मास टू मास निकालते हैं। सबसे पहले इसका मास मेरे पास आ रहा है, कॉपर का मास है 64, और इसका मास है मेरे पास 16, ठीक है, प्लस 16। 64 प्लस 16 कितना है? 64, 70, 80। 80 टाइम्स टू होता है 160, ठीक है। तो मेरे पास 160 ग्राम से, 160 ग्राम से कॉप 64 टाइम्स टू कितना होता है? 128 होता है ना। 128 ग्राम बन रहा है कॉपर। जब मेरे पास 160 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है, उससे मेरे पास 128 ग्राम्स कॉपर बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताओ 40 ग्राम से कितना बनेगा। 40 ग्राम कॉपर टू ऑक्साइड अगर हमारे पास होगा तो कितना बनेगा। तो हमने सिंपली 40 लगा दिया यहाँ, एक्स लिखा, 40 टाइम्स 128 करो, सॉल्व करो इसे। 40 multiplied by 128 upon 160 gives me the value of x. 40 multiplied by 128 डिवाइडेड बाय 160 किया तो मेरे पास वैल्यू 32 आ रही है। जरमीन वेरी गुड। तो मतलब x की वैल्यू मेरे पास आ गई 32, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि जब मेरे पास 40 ग्राम कॉपर ऑक्साइड होगा तो 32 ग्राम्स कॉपर बनेगा। सबको समझ आ रही है? सब बड़े खामोश हैं, सिर्फ जरमीन बोल रही है, बाकी सब कहाँ है? समझ आ रही है सबको ना? एक और क्वेश्चन है, और ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। ठीक है चलो भाई, समझ लो जल्दी जल्दी क्या हो रहा है। देखो, हमारे पास क्वेश्चन है, क्या बोला हमें कि व्हाट मास ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस व्हेन 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बर्न्स कंप्लीटली। सबसे पहले मैंने मोल्स में इंटरप्रेट किया, मेरे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर से, ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ पानी से और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से 2 मोल्स पानी के बन रहे हैं, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, हम इसका मास में कन्वर्ट कर देंगे। हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 टाइम्स 2 कितना हो गया? हाइड्रोजन का मास 4 हो गया। ऑक्सीजन का मास होता है 18, मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो मेरे पास 32 आ जाएगा, ठीक है, 36 आ जाएगा, माय बैड। यानी मेरे पास 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन से 36 ग्राम्स ऑफ वाटर बन रहा है, ठीक है। तो 8 ग्राम क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 8 ग्राम से कितना बनेगा अगर मेरे पास हाइड्रोजन 8 ग्राम होगी। यानी अब सिंपली क्या हुआ, देखो, ये वैल्यू डबल हो गई। 4 पे 36 बन रहा है, 8 पे कितना बनेगा? 8 पे ऑब्वियसली इसका डबल बन रहा है, यानी 72 ग्राम्स ऑफ वाटर बन रहा है। दिस वाज सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, अब ना हम एक बात, मैं पहले आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे पूछता हूँ। मुझे बताओ, अभी तक हमें जो मास निकालना है, ये मास हम पेपर पे निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारी थ्योरी है कि अगर मेरे पास इतना हाइड्रोजन है तो इतना पानी बनना चाहिए, इतना ये है तो इतना ये बनना चाहिए, ठीक है। ये मैं पेपर पे जब सॉल्व करता हूँ ना तो मैं इसे कहता हूँ थ्योरी। ये मेरी थ्योरी है कि भाई अगर इतना हुआ तो इतना प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन जब एक्चुअल में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हमेशा, अगर जैसे मैंने यहाँ सपोज किया कि 72 ग्राम्स ऑफ पानी बन रहा है मेरे पास, हमेशा इससे कुछ ना कुछ कम बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकता, लेकिन इससे कम बनेगा। क्यों? थोड़ा बहुत वो एवेपोरेट हो गया, थोड़ा बहुत कहीं चला गया, कुछ भी मसला हो, एक्सपेरिमेंट जो भी हो, एक्सपेरिमेंट में हमेशा एक्चुअल जो मास निकलेगा ना हमारा, वो थोड़ा कम निकलेगा। थ्योरी में तो हमारे पास मास 72 ग्राम्स आना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा कम निकलेगा। होता क्या है, तो इससे हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है, परसेंटेज यील्ड, ठीक है। यील्ड कहते हैं प्रोडक्ट को, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। जैसे हमारे यहाँ वाटर जो था प्रोडक्ट था, ठीक है, वाटर हमारा प्रोडक्ट था। तो क्वेश्चन में यील्ड है, तो यील्ड का मतलब कितना प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ। आप देखो, परसेंटेज यील्ड हमें बताता क्या है कि जब हमने थ्योरेटिकल मास निकाला ना, कि थ्योरेटिकल मास पानी का है 72 ग्राम्स, ठीक है, पानी का मास क्या है थ्योरेटिकल? 72 ग्राम्स, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में सपोज करो कि मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे पास एक्चुअल में आया 68 ग्राम्स, ठीक है। तो हमें परसेंटेज यील्ड क्या बता रहे हैं? टेल्स अस हाउ मच प्रोडक्ट वाज एक्चुअली मेड कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट दैट कुड हैव बीन मेड। यानी थ्योरेटिकल वैल्यू जितनी थी उससे कंपैरिजन में कितना एक्चुअल में बना है, ठीक है, कितना परसेंट बना है। सपोज मेरे पास 78 ग्राम था और 68 ग्राम एक्चुअल में बना, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई 90% यील्ड थी, कि एक्चुअल में तो आना, जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी आना मेरे पास इतना चाहिए था, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा कम आया, यानी 90% तो मेरी यील्ड सही थी, ठीक है ना। अब परसेंटेज यील्ड में हमारे पास फॉर्मूलाज हैं कुछ। सबसे पहले आप ऐसे या तो मोल्स में इंटरप्रेट करो या तो मास में इंटरप्रेट करो, मर्जी है, ठीक है। दो फॉर्मूलाज हैं। नंबर ऑफ यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल मास obtained अपॉन थ्योरेटिकल मास मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। या दूसरा, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। अब हम थ्योरेटिकल मास कैसे निकालते हैं? थ्योरेटिकल मास निकालते हैं, ये सब जो अभी हमने किया ना, तो हमने थ्योरेटिकल मास निकाले, ये थ्योरेटिकल मास है, ये थ्योरेटिकल मास है, ठीक है। अभी हमने जितने भी पेपर में वर्किंग की है,
ये सारी थ्योरेटिकल मासेस है। ठीक है, तो हम थ्योरेटिकल मास निकालते हैं इक्वेशन से, और एक्चुअल मास जो होता है वो एक्सपेरिमेंट से होता है। अच्छा ना एक्चुअल ये, अब एक बात याद रखो कि अगर मेरे पास 72 ग्राम थ्योरी में, तो हमेशा उससे कम ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेसर देन द थ्योरेटिकल यील्ड, ये बात याद रखना। ठीक है, और आपको एग्जामिनर अब आपको तीन चीजों में से कोई एक चीज दे देगा। कभी आपको यील्ड दे देगा, और ये एक्चुअल दे देगा, और थ्योरी पूछ लेगा। ठीक है, कभी कभी आपको थ्योरी देगा, एक्चुअल देगा, ये यील्ड देगा, और आपको पूछेगा बताओ एक्चुअल कितना है। ठीक है, तो इन तीन चीजों में से कोई ना कोई एक चीज आएगी ना। इसके भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज, कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है भाई, the actual yield of calcium oxide is 2500 grams when 4500 grams of CaCO3 is decomposed. What is the percentage yield? चलो भाई इस क्वेश्चन को सबसे पहले, अब देखो मुझे बताओ, इन्होंने एक्चुअल यील्ड दे दी, हमें थ्योरेटिकल यील्ड भी चाहिए। अब थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालेंगे मुझे बताओ। थ्योरेटिकल यील्ड सिंपली हमने जो अभी ये सब सीखा है ना, ये थ्योरेटिकल यील्ड तो निकाली है। ठीक है, तो अब हम थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे वर्किंग करके। सिंपली हमने क्या किया, हमें इक्वेशन दी हुई है कि भाई 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। हम ये वाला क्वेश्चन अभी ऊपर ही किया हमने ये वाला। ठीक है, तो क्या हुआ, सिंपली आपने सॉल्व करो, गिवन का बनाओ, रिक्वायर्ड का बनाओ। कैल्शियम, अब मैं थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है फॉर्मूला, और जो मास होता है 1 मोल का, वो होता है 100 ग्राम्स। ठीक है, 100 ग्राम्स। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है 56 ग्राम्स। ठीक है, मतलब 100 ग्राम से 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से कितना बन रहा है, 56 ग्राम्स बन रहा है। ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम्स मेरे पास बन रही है, बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें बताओ कि कौन सी बात यूज करेंगे हम। When calcium carbonate is decomposed, calcium oxide is formed. The actual yield of calcium oxide is 2500 grams when 4500 grams of CaCO3 is used. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे CaCO3 का, ये है CaCO3, और ये है CaO का। तो अब हमारे पास 4500 ग्राम जब यूज होगा, तो बताओ कितना बनेगा, मुझे नहीं पता, एक्स कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 4500 मल्टीप्लाई बाय 56 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एक्स। सिंपल। 2520 मेरे पास आंसर आ रहा है, यानी x इज इक्वल्स टू 2520। अब देखो, हमने क्या दे, हमें क्या पता चला कि भाई जब हमारे पास 4500 ग्राम ऑफ CaCO3 मेक्स, शुड मेक, शुड मेक 2520, 2520 ग्राम्स ऑफ CaO। लेकिन देखो देखो देखो, एक्चुअल में प्रोड्यूस कितना हुआ, क्वेश्चन ने क्या बोला, एक्चुअल में सिर्फ 2500 ग्राम हुआ। होना कितना चाहिए था, 2520, यानी 2520, लेकिन बना कितना, 2500, 20 ग्राम्स आगे पीछे हो गया। ठीक है, अब इसकी यील्ड निकालनी है, यील्ड बहुत आसान है, सिंपली आप फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल। ठीक है, याद कर लो, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल। एक्चुअल कितनी है मेरी, एक्चुअल है मेरी 2500। ठीक है, 2500 जो क्वेश्चन में हमें दी हुई है। ठीक है, और थ्योरेटिकल कितनी है हमारे पास, 2520, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ठीक है, सिंपल। तो मेरे पास कितनी इसकी यील्ड आ रही है, 99.2%। 99, 99.2%, यानी सिर्फ 20% का फर्क है ना। तो मतलब मेरी जो यील्ड है, प्रोडक्ट जो है वो 99% सही बना है। यानी मेरी थ्योरी में 2520 बनना चाहिए था, लेकिन वो बना 2500। तो कोई मसला नहीं, डज नॉट मैटर, थोड़ा बहुत लूज भी होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो 99.2% मेरी यील्ड है। ठीक है, किसी ने ब्रेकिंग बैड देखा हो तो उसमें ना, उसमें एक सीन होता है, आई डोंट नो तुम लोगों ने देखा ही नहीं देखा, लेकिन उसमें सीन होता है कि व्हेन वॉल्टर, तो जब वॉल्टर के प्रोडक्ट मार्केट में आता है, जब उसका मैथ मार्केट में आता है,
तो उसकी यील्ड ऑलमोस्ट 99 होती है। एंड देयर वाज एन अदर गाय जो उनका राइवल होता है, एंड उसकी यील्ड 96 होती है। तो वॉल्टर का सबसे बड़ा लाइक द मेन गाय, उसका सबसे बड़ा फ्लेक्स यही होता है कि भाई द अदर 3% कोई और नहीं ला सकता जो कि मैं ला रहा हूँ। यानी मेरी प्रोडक्ट की यील्ड 99% है, लेकिन तुम लोगों की प्रोडक्ट की यील्ड सिर्फ 96% है। ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो मेथ्लामेफ्रीन होती है या मैथ जो एक्चुअल बनती है, दैट इज ऑल केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, वो पूरा केमिकल प्रोसेस है। तो उसमें जो यील्ड को आपने बढ़ाना है, यानी यील्ड का मतलब एक आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, ठीक है, या आपका प्रोडक्ट कितना एक्चुअल में जो आपने सोचा था कितना जाया नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब बनना इतना चाहिए था लेकिन बना इतना। ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो इसके क्वेश्चन ना बहुत लंबे लंबे, देखने में बहुत लंबे लंबे होते हैं लेकिन स्टेप्स बहुत छोटे छोटे हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आराम से सुकून से बैठ के करो, टेंशन नहीं लेनी है आपने। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन मैग्नीशियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जब मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट कौन सा वाला है, ये वाला है, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ठीक है, जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 8400 grams ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, is heated and the actual yield of magnesium oxide is obtained is 3200 gram, what is the percentage yield of MgO? यानी अब हमें सिर्फ इसका रिलेशन है, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, कार्बन डाइऑक्साइड को तो छोड़ दो, कोई काम का ही नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, अल्लाह अकबर, हम गिवन और रिक्वायर्ड का वो बनाते हैं। गिवन गिवन और रिक्वायर्ड। ठीक है, गिवन में हमारे पास CaCO3 है, CaCO3। रिक्वायर्ड, और CaCO3 क्यों कह रहा हूँ यार, MgCO3, MgCO3। और रिक्वायर्ड कितना है, MgO। ठीक है, सबसे पहले हमें थियोरेटिकल मास निकालना है। क्या हमें थियोरेटिकल मास दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, थियोरेटिकल मास निकालते हैं। थियोरेटिकल मास क्या है हमारा भाई, if 8400 gram of MgCO3 is heated and the actual yield of magnesium oxide obtained is 3200 gram। सबसे पहले देखो, एक मोल से, देखो ये इक्वेशन बैलेंस है, एक एम जी इधर है, एक एम जी इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, हाँ, इक्वेशन बैलेंस है। मतलब मेरे पास 1 मोल ऑफ MgCO3 से 1 मोल ऑफ MgCO3 से 1 मोल ऑफ MgO बन रहा है। ठीक है, MgCO3 का जरा जल्दी से मास देख लो, क्या मॉलिक्यूलर मास क्या आ रहा है, Mg24 होता है कैल्शियम, एम जी Mg24 है। ठीक है, Mg = 24, कार्बन इज इक्वल्स टू 12, और ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कितना, ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो 24 + 12 कितना हो गया, 26, 36, 36 + 16 कितना हो रहा है, नहीं, 24 + 12 36 हो गया, +16 × 3 84 आ रहा है। ठीक है, 84 ग्राम जब मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा मेरे पास, जब मेरे पास 84 ग्राम कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, तो उससे मेरे पास कितना बनेगा, 24 + 16 कितना होता है, 24, और 30, 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, 16 × 3 +24 +12, ठीक है, 84 या, यानी मेरे पास 84 ग्राम से 40 ग्राम बन रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई जब 8400 MgCO3 हीटेड, यानी 8400 से कितना बनेगा, 8400 से कितना बनेगा भाई, एक्स बनेगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 8400 मल्टीप्लाई बाय 40/84 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ रही है 4000, एक्स इज इक्वल्स टू 4000, मतलब 8400 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट से
4000 मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। 8400 MgCO3 से should make should make 4000 MgO, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बन कितना रहा है? एक्चुअल में आ रहा है 3200 ग्राम। क्वेश्चन में क्या बोला वैसे इसने कि भाई द एक्चुअल यील्ड ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड इज 3200 ग्राम। बनना कितना चाहिए था? बनना चाहिए था 4000। बन कितना रहा है? 3200। सिंपली आप फॉर्मूला लगाओ, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल इंटू 100। ठीक है, एक्चुअल मेरे पास कितना है? 3200 ग्राम्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। 3200 और थियोरेटिकल कितना है? 4000, ठीक है। टाइम्स 100 कर दो, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल करो, जीरो से जीरो कैंसिल करो। 320 404 where is the 32? कुछ 80s में कुछ आ रही है, एक सेकंड। या 80% यील्ड आ रही है मेरे पास। 80% यील्ड आ रही है मेरे पास, यानी मेरे पास 80% प्रोडक्ट बन रहा है जो मैंने सोचा था। यानी मेरे पास इन कंपैरिजन टू 4000 सिर्फ 80% बन रहा है। 20% लॉस्ट हो गया। ठीक है, समझ आ रही है सबको? वेरी गुड। ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। बस ये आखिरी टॉपिक है हमारा, फिर हम लोग क्लोज अप करेंगे। देखो, हमारे पास ना, अब एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन में ना कभी कभी क्या करता है, बोलता है कि सपोज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इन एक्सेस एंड ये ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है ना, एक्सेस एंड लिमिटिंग क्या है आपको ये समझना है। सबसे पहले देखो, सपोज मुझे ना बर्गर बनाना है, ठीक है, मुझे क्या बनाना है? बर्गर्स बनाना है। मेरे पास एक बर्गर बनाने के लिए मुझे एक बन चाहिए और एक बर्गर पैटी चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास 35 बन्स हैं और 32 पैटीज हैं, तो मेरे पास बर्गर कितने बनेंगे? मेरे पास बर्गर बनेंगे 32। क्यों? इवन दो मेरे पास बन्स तो 35 है, लेकिन पैटीज सिर्फ 32 है। तो हमारे पास अब यहाँ पे एक्सेस में बच क्या रहा है? हमारे पास बच क्या जाएगा? बताओ। अगर मेरे पास 35 बन और 32 पैटीज हैं, तो मेरे पास बच क्या रहा है? मेरे पास बंस बच जाएंगे, ठीक है, और सारी पैटीज खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब 35 बर्गर बंस थे और 32 पैटीज थी, तो मेरे पास सिर्फ 32 बर्गर्स बने। 3 बन मेरे पास एक्स्ट्रा बच गए, उनका वो किसी काम ही नहीं आया मेरे, ठीक है। मेरे घर पे पार्टी थी, ठीक है, मैंने बच्चों को बुलाया और मैंने बोला भाई मैं बर्गर्स बना रहा हूँ। मैंने 32 पैटीज ली और मैंने बंस का पैकेट खरीदा जो कि 5 5 के पैकेट में आ रहे थे, ठीक है। मैंने 7 पैकेट्स खरीद लिए, तो मेरे पास टोटल जो बंस थे वो 35 थे, ठीक है। टोटल बंस मेरे पास 35 थे। लेकिन अब जब मैंने 32 पैटीज यूज कर ली, तो मेरे पास 3 पैटीज बच जाएंगी, है ना, और 3 बर्गर्स, 3 बंस बच जाएंगे, है ना, समझ रहे हो? तो क्या हुआ, मेरे पास पैटीज लिमिटिंग थी, यानी मेरे पास पैटीज कम थी, पैटीज सारी खत्म हो गई, ठीक है। जो प्रोडक्ट सबसे पहले खत्म हो जाए वो लिमिटिंग होता है। जो प्रोडक्ट बच जाए, एक्स्ट्रा बच जाए, इवन आफ्टर द सॉल्यूशन एंड्स अप, ठीक है, मतलब हमारा जब वो खत्म हो जाएगा, रिएक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बावजूद जो हमारी चीज एक्स्ट्रा बच जाए, दैट इज नोन एज एक्सेस, ठीक है। अब इससे एक बात देखो, इसी इक्वेशन को देखते हैं ना, हमें एक चीज समझ आती है कि भाई मेरी जो लिमिटिंग प्रोडक्ट है ना, 32 पैटीज, उस पे मेरा प्रोडक्ट बना, यानी मेरा प्रोडक्ट उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जितना, मतलब एक्सेस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये तो एक्स्ट्रा बच गया, इसका कोई काम ही नहीं था। लेकिन जो कम था वो यूज्ड अप हो गया, ठीक है। अ रिएक्टेंट विच एंड्स या गेट यूज्ड अप अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, फिर आई थिंक वी आर गोना एंड अप, या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले एक काम करते हैं, मुझे एक बात बताओ। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 4.8 grams of calcium is added to 3.6 grams of water, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन occurs। कैल्शियम को जब मैंने पानी में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी। ये हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ेंगे ये वाला रिएक्शन, ठीक है। अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? बहुत ही सिंपल है, एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास लगाना आपने, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4.8 ग्राम। तो 4.8 को 4.8 डिवाइडेड बाय क्या है?
कैल्शियम का वो कितना होता है, 40 होता है ना, कैल्शियम का मास 40 होता है। तो 4.8 डिवाइडेड बाय 40 किया, तो मेरे पास कैल्शियम के मोल्स कितना आ रहे हैं, 0.12। ठीक है, 0.12 मोल्स आ रहे हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, H2O कितने मोल्स हैं भाई, 3.6 ग्राम्स। 3.6 डिवाइडेड बाय H2O का मास होता है 18, 3.6 डिवाइडेड बाय 18, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.2। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मुझे बताओ कि विच रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, एक्सप्लेन योर चॉइस। देखो, अब हम क्या करेंगे, हम एक चीज देखेंगे। अगर इस क्वेश्चन में देखें, हम पहले इक्वेशन में देखें, इक्वेशन में अगर मैं मोल्स टू मोल्स पढ़ूँ ना, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम से 1 मोल ऑफ सी है, मेरे पास दे रहा है मुझे 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ पानी, है ना, 2 मोल्स ऑफ पानी मिलना है मुझे। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास नंबर ऑफ सी है 0.12 हो, 0.12 हो, तो पानी कितना बनना चाहिए। देखो 1 से 2 जा रहा है तो ऑब्वियसली डबल हो जाएगा, 0.12 का डबल क्या होता है। फिर भी सॉल्व कर लें, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 2/1, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.24, है ना, 0.24। मतलब मेरे पास अगर 0.12 कैल्शियम है तो मेरे पास 0.24 पानी होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन मुझे बताओ मेरे पास पानी कितना है एक्चुअल में, मेरे पास एक्चुअल में पानी है 0.2। यानी इसमें कम क्या है मुझे बताओ, इसमें कम क्या चीज है, इसमें पानी कम है। ठीक है, पानी कम है। तो पानी क्या हुआ, पानी लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, पानी लिमिटिंग हो गया। ठीक है, और ये एक्सेस हो गया, मतलब ये एक्स्ट्रा है। इसमें 0.02 बच जाएगा हमारे पास, नहीं। अगर मुझे बताओ 0.12 से मुझे 0.12 के लिए मुझे चाहिए 0.2। ठीक है, 0.2, 0.12 के लिए मुझे चाहिए 0.24 चाहिए मुझे। ठीक है, लेकिन मेरे पास पानी सिर्फ 0.2 है, 0.2 पानी है, तो मतलब पानी तो खत्म हो गया। ठीक है, पानी खत्म हो गया, एक्सेस में ये बच जाएगा 0.02। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में ना यहाँ सही से समझाता हूँ, गंदगी बहुत हो रही है, समझ नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले मैं सबको इधर लाता हूँ, इसको इधर लाता हूँ। देखो, सबसे पहले आप देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मोल से, इसके 1 मोल से 1 मोल ऑफ कैल्शियम से 2 मोल्स ऑफ पानी बन रहा है। ठीक है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम से 2 मोल पानी बन रहा है। अगर यहाँ पे हमने इससे पूछा कि अगर नंबर ऑफ कैल्शियम मेरे पास 0.12 है, ठीक है, तो बताओ कितना नंबर ऑफ पानी होना चाहिए। अब यहाँ पे अभी हमने बेसिकली निकाला है। अगर मैं देखूँ, मेरे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है और 2 मोल्स ऑफ वाटर है और 0.12 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है, तो बताओ पानी कितना बनना चाहिए। पानी पानी मुझे चाहिए, पानी मुझे चाहिए 0.24। ठीक है, पानी मुझे चाहिए 0.24, लेकिन मेरे पास पानी प्रेजेंट कितना है, पानी मेरे पास प्रेजेंट सिर्फ 0.2 है। ठीक है, तो मतलब मेरे पास पानी कम है, पानी कम है। और अगर 0.2 है तो मुझे बताओ 0.2 के लिए कैल्शियम कितना चाहिए होगा, 0.1 चाहिए होगा, क्योंकि वैल्यू डबल हो रही है ना, 0.1 के लिए 0.2 चाहिए। लेकिन मेरे पास क्योंकि 0.12 है और बनना कितना चाहिए, 0.24, 24 तो मेरे पास नहीं है पानी, तो मैं यूज करूंगा 0.1 वैल्यू कैल्शियम की। ठीक है, मतलब कैल्शियम मेरे पास 0.1 बच रहा है। ठीक है, तो एक्सेस में अगर मैं 0.12 माइनस 0.1 करूं, तो मेरे पास एक्सेस में कितना बचेगा, 0.02 बच जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, कौन सा रीजेंट एक्सेस में है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा Ca इज इन एक्सेस 0.12 moles of Ca needs 0.24 of water, but only 0.2 is present। यानी सारा पानी यूज हो गया, पानी सारा खत्म हो गया, और मेरे पास फिर भी 0.02 ग्राम्स जो कैल्शियम की वो बच गई। ठीक है, समझ आ रही है।
ना, लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार खुद ट्राई करो। हम्म, चलो सिंपल, इसका हम सिंपल मोल रेशियो है क्या, कि भाई 1 मोल से 2 मोल पानी बन रहा है, ठीक है। मुझे बताओ जब मेरे पास 0.02 मोल्स होंगे तो कैल्शियम होगा, तो पानी कितना बनेगा, आई डोंट नो, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ द रीजन नेम्ड इन, अरे यार नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा, सॉरी। मास पूछा ना, तो उसके लिए सिंपल आप ये लगाओगे एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको एन पता है, एन 0.02 यानी नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। मास आपको ढूंढना है। एम आर आपको पता है, कैल्शियम का 40 होता है, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.02 कितना करो, कितना आएगा, 80, 0.8 होगा। तो मेरे पास 0.8 आंसर आ रहा है इसका, 0.8 आंसर आ रहा है, ठीक है। 0.8 ग्राम मेरे पास कैल्शियम बच रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूं। फाइंड द मास ऑफ वाटर फॉर्म व्हेन 10 grams of H2 react with 10 grams of oxygen। चलो, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नमाज का भी टाइम हो रहा है, ठीक है। मजे करो, एंजॉय करो, मुझे आखिरी वाला क्वेश्चन बताओ, समझ आया? नहीं समझ आता, जल्दी जल्दी समझाऊंगा दोबारा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है।